Hello, good afternoon everyone. Myself Vishnu Naman, Assistant Professor Law. मैं आप लोगों को आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज में सेपरेशन ऑफ पावर बताने वाला हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का पृथक्करण, हिंदी में इसको बोलते हैं, या शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन या सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है? वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड? क्या ऐसी जरूरत है? सबसे पहले इस फिलॉसफी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इस फिलॉसफी को समझने के लिए अगर हम बेस्ट अगर देखें तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, लॉर्ड एक्टन का, जिन्होंने कहा कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। या दूसरे लैंग्वेज में इन्होंने कहा कि पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि द पावर टेंड्स टू करप्ट, शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट बनाती। दिस इज द जनरल स्टेटमेंट, शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट बनाती। मतलब ये बात 100% सही हो जरूरी नहीं। कई बार ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास शक्तियां हों बट वो पूरी तरह से भ्रष्ट न हो। बट क्या हो कि इफ एनीवन इज हैविंग एब्सोल्यूट पावर, दिस एब्सोल्यूट पावर इज वेरी डेंजरस। अगर किसी भी व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा, मतलब देयर इज नो चेक एंड बैलेंस टू क्वेश्चन हिज एक्शंस। उसने क्या किया, क्यों किया, ये पूछने के लिए अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो दैट विल बी डेट्रीमेंटल, वो खतरनाक होगा। और वो पूरी तरह से, मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, या आप प्रैक्टिकली भी अगर आप सोसाइटी में एग्जांपल्स देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, पूरी शक्ति है, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाए, तो देयर इज 100% चांस कि ही विल बिकम एब्सोल्युटली करप्ट। इसका मतलब अगर हम एक बार इसको फिर से देखें, पावर टेंड्स टू करप्ट, शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट बनाती हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, किसी भी व्यक्ति को अगर पूरी शक्ति दे दी गई तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। ये इस स्टेटमेंट का कहना है। पूरी शक्ति का मतलब पूरी तरह से भ्रष्टता। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट, एक जज थे, जस्टिस, उनके घर में मीडिया के सामने कुछ 15,000 करोड़ रुपए पाए गए जलते हुए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनके ऊपर एक्शन क्या लिया गया कि ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। मतलब आपको सीधे सीधे चेक एंड बैलेंस कोई है ही नहीं। हाँ, देयर आर 3 ऑर्गन्स हमारे यहाँ, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। और जुडिशरी में हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के अगर ऊपर देखें, एक इम्पीचमेंट रिमूवल जैसा टर्म तो जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बट दैट टर्म हैज एक्चुअली नो मीनिंग, बिकॉज फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस, जब से हम लोग आजाद हुए हैं तब से आज तक के इतिहास में कोई भी जज का रिमूवल नहीं हुआ है। इसीलिए वो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस के पास एब्सोल्यूट पावर है। और अगर किसी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज के पास एब्सोल्यूट पावर है तो इट मींस देयर इज ए चांस, देयर इज मैक्सिमम चांस कि ही मे बी करप्ट, ठीक है। तो दिस वाज सीन, दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ, जो अभी मैंने आपको इंस्टांस बताया। ये तो हो गई फिलॉसफी कि अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल जाएंगी तो ही विल बी करप्टेड, या ही विल एब्सोल्युटली बी करप्ट। बट अब जब कोई भी, चूंकि सरकार चलानी है, सरकार चलाने के लिए कुछ अधिकारी होंगे, कुछ तंत्र होगा, कुछ प्रक्रिया होगी, तो वो तंत्र को या उस पावर को क्या हम सेंट्रलाइज कर दें या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड। तो इस डॉक्ट्रिन का मेन फिलॉसफी है कि द पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड, इट शुड इन ऑल द कंडीशंस बी डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब उसको विभाजित तरीके से शक्तियों को बांटा जाए, किसी एक ही व्यक्ति को सर्वे सर्वा न बना दिया जाए। अगर उसको सर्वे सर्वा बनाया गया तो ही विल इन ऑल द केसेस बी करप्ट, ठीक है। ये हो गई फिलॉसफी। अगर आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि
अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम लॉर्ड एक्टन्स स्टेटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि 4th सेंचुरी में अगर हम हिस्ट्री देखें तो अगर हमारा सेपरेशन ऑफ पावर क्या उसका कोई इतिहास भी मिलता है तो 4वीं शताब्दी में 4th सेंचुरी बीसी में एरिस्टोटल जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु बोलते हैं, इन्होंने सरकार की 3 एजेंसीज के बारे में पहले ही बताया। और वो एजेंसीज क्या क्या हैं? जनरल असेंबली, पब्लिक ऑफिशियल एंड द जुडिशरी। जनरल असेंबली, पब्लिक ऑफिशियल, जुडिशरी। आज के जो टर्म है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये थोड़े अलग है। जुडिशरी तो सुनने में आ रहा है कि ठीक है जुडिशरी वाज सेम, मतलब द जुडिशरी टर्म विल बी यूज्ड नाउ एज वेल, और पहले भी ये वही यूज किया जाता था, मतलब जुडिशरी तब भी वही थी आज भी। न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका, ठीक है। बट ये जनरल असेंबली और पब्लिक ऑफिशियल वर्ड आज नहीं मिलते, आज हमको मिलते हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो आप अगर कोशिश करें या दिमाग अगर लगाएं तो आपको समझ आएगा कि दिस जनरल असेंबली मीन्स लेजिस्लेचर एंड दिस पब्लिक ऑफिशियल मीन्स पब्लिक अधिकारी, लोक अधिकारी मीन्स एग्जीक्यूटिव। ये हमारा आज का सिस्टम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे अरस्तु के स्टेटमेंट में ये तीनों ही जो बॉडीज हैं ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी, इनके नाम अलग थे बट ये एक्चुअल में वही बॉडीज थी, ठीक है। इसके बाद हम अगर देखें तो एक और बड़ा आपको बहुत ज्यादा फेमस नाम अगर मिलता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में, तो मॉन्टेस्क्यू। क्या पहली चीज, मॉन्टेस्क्यू का स्पेलिंग क्या है? MONTES, यहां तक तो ठीक है। QUIEU, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर था जिन्होंने 18th सेंचुरी में एक बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को सिस्टमेटिकली डेवलप किया, ठीक है। इसके बाद 2 जूरिस्ट हो गए, एक एरिस्टोटल हो गए, दूसरे मॉन्टेस्क्यू हो गए। तीसरे नंबर पे अगर हम नाम लिखें तो दैट वाज जॉन लॉक। जॉन लॉक का भी नाम आता है डेवलप करने में इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट नाम की बात करें तो 2 नाम है जो बहुत, 3 नाम है एक्चुअली। पहली तो ये फिलॉसफी वाले लॉर्ड एक्टन, दूसरा ये मॉन्टेस्क्यू, और तीसरा वेड एंड फिलिप्स ने, जिन्होंने इन सिस्टम्स को, इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स को ब्रेक डाउन किया और कुछ 3 सिद्धांत दिए। वो 3 सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन ऑफ द 3। मतलब जो सरकार के 3 अंग हैं, ये 3 अंग हैं सरकार के, इन तीनों, ये वाले आज के सिचुएशन से, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ही अंगों में से कोई भी व्यक्ति जो सेम पर्सन होगा, मतलब एक ही व्यक्ति को, शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन, मतलब एक से ज्यादा दूसरे किसी अंग में उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, या उससे वो उस दूसरी शक्ति को फॉर्म न करता हो, बनाता न हो। जैसे सपोज करिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी आज लेजिस्लेचर के पार्ट हैं, हाँ, कानून बनाने के पार्ट है, संसद में है वो। अब मोदी जी क्या करें, संसद के भी मालिक हों, एग्जीक्यूटिव मतलब वो जो कार्यपालिका है उसके भी मालिक हों, और जुडिशरी के भी मालिक हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर जुडिशरी मोदी जी के इशारे पे चलेगी, अगर एग्जीक्यूटिव मोदी जी के इशारे में चलेगी, अगर जनरल असेंबली मोदी जी के इशारे पे चलेगी, तो देयर इज ए चांस, नॉट ओनली चांस बट देयर इज 100% एब्सोल्यूट चांस कि ही विल बिकम करप्ट, क्योंकि उनके पास ढेर सारी शक्तियां हैं और कोई भी व्यक्ति उनको चैलेंज करने के लिए नहीं है, उनको क्वेश्चन करने के लिए नहीं है। वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी करप्ट बाय आवर नेचर। हम जनरली, अगर देयर आर नॉट कंट्रोल्स ऑन आवर सेल्फ, अगर हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है तो देयर इज मैक्सिमम चांसेस कि वी कैन बी करप्ट। तो 1 पर्सन शुड नॉट फॉर्म मोर देन 1 ऑर्गन ऑफ द
गवर्नमेंट, या ठीक है। दूसरी बात, वेड एंड फिलिप्स ने दूसरी क्या बात कही, वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द अदर। पहली चीज तो एक ही से तीनों ऑर्गन बनना नहीं चाहिए, तीनों तंत्र बनना नहीं चाहिए। दूसरी चीज क्या कहा कि वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर, एक व्यक्ति को दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेजिस्लेचर या प्रधानमंत्री इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो वाइल ही इज पार्ट ऑफ, जब वो लेजिस्लेचर का पार्ट है उस टाइम उसको जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर वो जुडिशरी का पार्ट है, सीजेआई है, हाँ हमारे सीजीआई है ना, तो अगर हमारे सीजीआई इस टाइम लेजिस्लेचर के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी डिट्रीमेंटल, वो भी खतरनाक होगा। तो क्या होना चाहिए, इनका काम ये करे, इनका काम ये करे और इनका काम ये करे, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी बात, वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज, दो चीज है, एक इंटरफेयर, दूसरी एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द अदर। सपोज करिए कि देयर इज ए पर्सन हु इज होल्डिंग अ पोस्ट, और वो क्या करता है, ही इज एक्सरसाइजिंग द वर्क्स ऑफ अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कोई भी लेजिस्लेचर का हिस्सा है, ठीक है। लेजिस्लेचर का हिस्सा मतलब जैसे प्रधानमंत्री लेजिस्लेचर के हिस्सा है, बिल्कुल है। तो क्या वो करते हैं, वो ही व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्सरसाइजिंग द फंक्शन ऑफ द अदर, जुडिशरी को जो करना चाहिए वो ये कर रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो जुडिशरी कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब ऑल द बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द अदर इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से एक का दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात। तो दिस वाज द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय वेड एंड फिलिप्स, ठीक है। इसके बाद कुछ केस लॉज के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अब हम लोग अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस पे आते हैं। क्या हमारा एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन रखता है रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, आप लोगों को पता भी होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हिस्ट्री क्या थी कि एक बैटल चली आ रही थी बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट, बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। ये बैटल का एक तरह से ये फाइनल जजमेंट था कि अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब पार्लियामेंट इज हैविंग पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट क्या वो सब कुछ अमेंड कर सकती है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर सकती है क्या, कुछ भी अमेंड कर देगी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट कैन अमेंड ओनली बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा आप अमेंड नहीं कर सकते। तो आप अभी देख रहे होंगे कि इसका डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, बट एक्चुअल में है। कैसे है? क्योंकि जब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या करता है, तीनों ही शक्तियों की, तीनों ही ऑर्गन्स की अपनी अपनी एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करता है कि तुम अपना काम करोगे, तुम अपना काम करोगे और तुम अपना काम करोगे। और हम अपना काम तभी कर पाएंगे जब हमारी इंडिपेंडेंस रहेगी। जैसे एज ए जुडिशरी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएगी जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। और वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट कब रहेगी? जो उसका मेन फंक्शन है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसको बिना किसी हस्तक्षेप के उसको इंटरप्रेट कर पाएगी। तो यही हर्डल आ रहा था, क्योंकि बार बार जो भी लॉ बनाती पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कहती कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो पार्लियामेंट क्या करती, उस जजमेंट को नलिफाइड करने के लिए नया अमेंडमेंट कर देती। तो दैट्स वाई हमारे ये पूरा हिस्ट्री अलग है, बहुत लंबा है, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। बट दैट्स वाई आप ये समझिए कि अगर आपको पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट आप कीजिए, लेकिन आप बेहद अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जो भी करेंगे आप बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन रहते हुए ही करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए।
दूसरा केस इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, इलाहाबाद का केस है। इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन था उसमें उसको डिक्लेयर कर दिया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें क्या कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया इज इन ओनली ब्रॉड सेंस, नॉट इन स्ट्रिक्टर सेंस ना। देखिए आप, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, मतलब भारत में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि आप देखते होंगे जो हमारी बॉडी लेजिस्लेचर है, हाँ, उसी लेजिस्लेचर के कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में भी हैं, वही लोग हैं, बस उसका स्ट्रक्चर, उसका रूप चेंज हो जाता है। तो अगर हम देखें ये कि हम स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं तो नहीं, स्ट्रिक्ट सेंस में वी आर नॉट फॉलोइंग, बट वी फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं। इसके बाद और भी जजमेंट्स हैं, बट अभी मैंने केवल 2 ही मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारा कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हमारे इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करता है ना। तो आप आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ट्राई टू सेपरेट द गवर्नमेंट फ्रॉम द जुडिशरी ना। तो पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिकल 121 इस सेंट्रल मामले में, 211 स्टेट मामले में, और 122 फिर सेंट्रल मामले में, 212 स्टेट मामले में। ये क्या है? तो 121 अगर आप खोल के देखेंगे तो 121 एंड 122 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 122 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि देयर विल बी नो डिस्कशन इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कोई भी जज कैसा कंडक्ट कर रहा है इस बारे में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगा ना, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ रिमूवल। रिमूवल का जो मामला होगा, इम्पीचमेंट जिसको आप लोग कहते हैं, वो अलग चीज है, बट उसके अलावा पार्लियामेंट में कोई भी जज कैसे काम कर रहा है इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा। साइमल्टेनियसली आप अगर 122 देखेंगे तो ये क्या कहता है कि इसने क्या किसको रोक दिया? पार्लियामेंट को, कि तुम इस पे कोई भी जजेस के कंडक्ट पे तुम डिस्कशन नहीं करोगे। 122 किसको रोकता है जजेस को, कि यू विल नॉट क्वेश्चन द प्रोसीजर्स फॉलोड बाय पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट कैसे चल रही है, पार्लियामेंट का प्रोसीजर क्या है, इन सारी बातों को आप चैलेंज नहीं करेंगे, इन सारी बातों में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। कौन? जुडिशरी। मतलब अगर इसको हम देखें तो इसका सीधा मतलब है कि जुडिशरी पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब जुडिशरी लेजिस्लेचर को इंटरफेयर नहीं करेगी, लेजिस्लेचर जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करेगी। दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अगर क्लियरिटी आई है तो काइंडली शेयर दिस लेक्चर टू दोज हु आर एक्चुअली in need. Thank you very much. Please like and subscribe this channel.